प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। आज हम सुनने जा रहे हैं सत्य के प्रयोग भाग 2 का 17वां अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है नेटाल में बस गया। सन 1893 में सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा नेटाल के हिंदुस्तानी समाज के अग्रगण्य नेता माने जाते थे। सांप्रतिक स्थिति में सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम मुख्य थे, पर वे और दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामों में सेठ हाजी मोहम्मद को ही पहला स्थान देते थे। अतएव उनके सभापतित्व में अब्दुल्ला सेठ के घर एक सभा हुई। उनमें फ्रेंचाइज बिल का विरोध करने का निश्चय किया गया। स्वयंसेवकों के नाम लिखे गए। इस सभा में नेटाल में पैदा हुए हिंदुस्तानियों को अर्थात ईसाई नौजवानों को इकट्ठा किया गया था। मिस्टर पॉल डर्बन अदालत में दुभाषिए थे। मिस्टर सुभान गॉडफ्रे मिशन के स्कूल के हेडमास्टर थे। वे भी सभा में उपस्थित रहे थे और उनके प्रभाव से उस समाज के नौजवान अच्छी संख्या में आए थे। ये सब स्वयंसेवक बन गए। व्यापारी तो अधिकतर थे ही। उनमें से जानने योग्य नाम हैं सेठ दाऊद मोहम्मद, मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन, सेठ आदम जी मियाँ खान, ए कुलंदवेल्लू, पिल्लई सीलच्चीराम, रंगस्वामी पडियाची, आमद जीवम आदि। पारसी रुस्तम जी तो थे ही। कारकुन समाज में से पारसी माणिक जी, जोशी, नरसीराम वगैरह दादा अब्दुल्ला इत्यादि बड़ी फर्मों के नौकर थे। इन सबको सार्वजनिक काम में सम्मिलित होने का आश्चर्य हुआ। इस प्रकार सार्वजनिक काम के लिए न्योते जाने और उनमें हाथ बटाने का ये पहला अनुभव था। उपस्थित संकट के सामने नीच ऊंच, छोटे बड़े, मालिक नौकर, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई, गुजराती मद्रासी सिंधी आदि भेद समाप्त हो चुके थे। सब भारत की संतान और सेवक थे। बिल का दूसरा वाचन हो चुका था। उस समय धारा सभा में किए गए भाषणों में ये टीका थी कि इतने कठोर कानून का भी हिंदुस्तानियों की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है। यह हिंदुस्तानी समाज की लापरवाही का और मताधिकार का उपयोग करने की उनकी अयोग्यता का प्रमाण है। मैंने सभा को वस्तुस्थिति समझाई। पहला काम तो ये सोचा गया कि धारा सभा के अध्यक्ष को ऐसा तार भेजा जाए कि वे बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इसी आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भी भेजा गया और दूसरा दादा अब्दुल्ला के मित्र के नाते मिस्टर एम्स्कम को भेजा गया। इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2 दिन तक मुलतवी रहेगी। सब खुश हुए। प्रार्थना पत्र तैयार किया गया। उसकी 3 प्रतियां भेजनी थी। प्रेस के लिए भी प्रतियां तैयार करनी थी। प्रार्थना पत्र जितनी मिल सकें उतनी सहियां लेनी थी। यह सारा काम एक रात में पूरा करना था। शिक्षित स्वयंसेवक और दूसरे लोग लगभग सारी रात जागे। उनमें अच्छे अक्षर लिखने वाले मिस्टर आर्थर नाम के एक वृद्ध सज्जन थे। उन्होंने सुंदर अक्षरों में प्रार्थना पत्र की प्रति तैयार की। दूसरों ने उसकी दूसरी प्रतियां तैयार की। एक बोलता जाता और 5 लिखते जाते, जो एक साथ 5 प्रतियां लिखी गईं। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी अपनी गाड़ियां लेकर अथवा अपने खर्चे से गाड़ियां किराए पर लेकर सहियां लेने के लिए निकल पड़े। प्रार्थना पत्र गया, अखबारों में छपा। उस पर अनुकूल टीकाएं हुईं। धारा सभा पर भी असर हुआ। उसकी चर्चा भी खूब हुई। प्रार्थना पत्र में दी गई दलीलों का खंडन करने वाले उत्तर दिए गए, पर वे देने वालों को भी लचर जान पड़े। बिल पास हो गया। सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौम में नवजीवन का संचार हुआ। सब कोई यह समझे कि हम एक कौम हैं, केवल व्यापार संबंधी अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि कौम के अधिकारों के लिए भी लड़ना हम सबका धर्म है। उन दिनों लॉर्ड रिपिन उपनिवेश मंत्री थे। उन्हें एक बहुत बड़ी अर्जी भेजने का निश्चय किया गया। इस अर्जी पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहियां लेनी थी। ये काम एक दिन में तो हो ही नहीं सकता था।
स्वयंसेवक नियुक्त हुए और सबने काम निपटाने का जिम्मा लिया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला सो सब मैं पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम एक प्रकार से मताधिकार का उपयोग करते हैं। सिद्धांत की इस दलील को और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस व्यवहारिक दलील को मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 सहियां हुई। एक पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियां प्राप्त हो गईं। इतने समय नेटाल में 10,000 सहियां प्राप्त की गईं। इसे पाठक छोटी मोटी बात न समझें। सहियां समूचे नेटाल से प्राप्त करनी थी। लोग ऐसे कामों से अपरिचित थे। निश्चय यह था कि सही करने वाला किस बात पर सही कर रहा है उसे जब तक समझ न ले तब तक सही न ली जाए। इसलिए खास तौर पर स्वयं सेवक को भेजकर ही सहियां प्राप्त की जा सकती थीं। गांव दूर दूर थे, इसलिए अधिकतर काम करने वाले लगन से काम करें तभी ऐसा काम शीघ्रतापूर्वक हो सकता था। ऐसा ही हुआ। इसमें सबने उत्साहपूर्वक काम किया। काम करने वालों में सेठ दाऊद मोहम्मद, पारसी रुस्तम जी, आदम जी मियाँ खान, आदम जीवा की मूर्तियाँ इस समय भी मेरी आंखों के सामने खड़ी हैं। ये खूब सहियां लाए थे। दाऊद सेठ अपनी गाड़ी लेकर दिन भर घूमा करते थे। किसी ने जेब खर्च तक नहीं मांगा। दादा अब्दुल्ला का घर धर्मशाला था अथवा सार्वजनिक दफ्तर सा बन गया था। पढ़े लिखे भाई तो मेरे पास ही बने रहते थे। उनका और अन्य काम करने वालों का भोजन दादा अब्दुल्ला के घर ही होता था। इस प्रकार सब बहुत खर्च में उतर गए। अर्जी गई, उसकी 1,000 प्रतियां छपवाई गईं। उस अर्जी के कारण हिंदुस्तान के आम लोगों को नेटाल का पहली बार परिचय हुआ। मैं जितने अखबारों और सार्वजनिक नेताओं के नाम जानता था उतने को अर्जी की प्रतियां भेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर अग्रलेख लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग का अच्छा समर्थन किया। विलायत में भी अर्जी की प्रतियां सब पक्षों के नेताओं को भेजी गई थीं। वहां लंदन के टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बंधी कि बिल मंजूर न हो सकेगा। अब मैं नेटाल छोड़ सकूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं रही। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और नेटाल में ही स्थायी रूप से रहने का अत्यंत आग्रह किया। मैंने अपनी कठिनाई बताई। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी। उस समय मैंने यह माना था कि घर अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरों की तरह मेरे रहने से हिंदुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा ऐसा घर मैं साल में 300 पाउंड के खर्च के बिना चला ही न सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूं और वहां वालों की इसकी सूचना दे दी। साथियों ने दलील देते हुए कहा, पर इतनी रकम आप सार्वजनिक काम में से ले लें, यह हमें पुसा सकता है और इसे इकट्ठा करना हमारे लिए आसान है। वकालत करते हुए आपको जो मिले सो आपका। मैंने जवाब दिया, मैं इस तरह पैसे नहीं ले सकता। अपने सार्वजनिक काम की मैं इतनी कीमत नहीं समझता। मुझे उसमें कोई वकालत तो करनी नहीं। मुझे तो लोगों से काम लेना होगा। उसके पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर मुझे सार्वजनिक काम के लिए आपसे पैसे निकलवाने होंगे। अगर मैं अपने लिए पैसे लूं तो आपके पास से बड़ी रकमें निकलवाने में मुझे संकोच होगा और आखिर हमारी नाव अटक जाएगी। समाज से तो मैं हर साल 300 पाउंड से अधिक ही खर्च कराऊंगा, पर हम आपको पहचानने लगे हैं। आप कौन अपने लिए पैसे मांगते हैं? आपके रहने का खर्च तो हमें देना ही चाहिए ना। यह तो आपका स्नेह और तात्कालिक उत्साह बुलवा रहा है। यही उत्साह और यही स्नेह सदा बने रहे, यह हम कैसे मान लें? मौका आने पर मुझे तो कभी कभी आपको कड़वी बातें भी कहनी पड़ेंगी। ऐसी दशा में भी मैं आपके स्नेह की रक्षा कर सकूंगा या नहीं, सो तो दैव ही जाने। पर असल बात यह है कि सार्वजनिक सेवा के लिए मुझे पैसे लेने ही नहीं चाहिए। आप सब वकालत संबंधी अपना काम मुझे देने के लिए वचनबद्ध हो जाएं, तो उतना मेरे लिए बस है। शायद यह भी आपके लिए भारी पड़ेगा। मैं कोई गोरा बैरिस्टर नहीं हूँ। कोर्ट मुझे दाद दे या न दे, मैं क्या जानूं? मैं तो यह भी नहीं जानता कि मुझसे कैसी वकालत हो सकेगी। इसलिए मुझे पहले से वकालत का मेहनताना देने में भी आपको जोखिम उठानी है।
इतने पर भी अगर आप मुझे वकालत का मेहनताना देंगे तो वह मेरी सार्वजनिक सेवा के कारण ही माना जाएगा, है ना। इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि कोई 20 व्यापारियों ने मेरे लिए 1 वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया और मैं नैनीताल में बस गया।